गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पाठ 6 साझेदार की निवृत्ति को सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से आ भी रहा होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 कर लिया है और उदाहरण नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। अब आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 7। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। चलिए शुरू करते हैं। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि एक पीढ़ी के 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि कौन है? साझेदार है, 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले। तारीख 1/4/16 के दिन सिद्धि निवृत्त होती है। सिद्धि यानी कि लास्ट वाली, तीसरे नंबर वाली जो साझेदार है वो निवृत्त हो रही है। निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार थी। पहला, विजय और लक्ष्मी का लाभ हानि का नया प्रमाण 2:3 रखना है। जैसे ही मैंने ऐसा कहा दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमें लाभ का प्रमाण निकालना कंपलसरी है। मैंने पहले भी कहा है आपको, आज भी कह रहा हूं कि पार्ट 5 और पार्ट 6 जब भी आपको पुराना और नया दोनों प्रमाण दिया होगा तो पार्ट 5 में त्याग और पार्ट 6 में लाभ निकालना कंपलसरी है। तो पहले शुरू ही कर लेते हैं, निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो साझेदार है विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। जिनका पुराना प्रमाण है 5:3:2, ऊपर लिख रहा हूं, जगह थोड़ा कम होने की वजह से यहां लिख दे रहा हूं 5:3:2 पुराना, और उनका नया प्रमाण है 2:3 विजय और लक्ष्मी का। और जो सिद्धि है, वो सिद्धि क्या हो रही है? निवृत्त हो रही है। प्रश्न में आपको पुराना प्रमाण भी दिया हुआ है 5:3:2 और नया प्रमाण भी दिया है 2:3 तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ का सूत्र होता है दोस्तों नया माइनस पुराना। उस हिसाब से विजय का लाभ, तो विजय का लाभ बराबर विजय का नया प्रमाण कितना है? 2/5 माइनस पुराना प्रमाण कितना है? 5×3=8 तो 10, 5/10। जब हम लसा लेंगे दोस्तों तो 5 और 10 का लसा आएगा 10। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 10 आएगा 2 बार, 2 दूनी 4। 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 10 आएगा 1 बार, 5 एकम 5। 4 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो -1/10। और आपको मालूम ही है कि लाभ ज्ञात करते समय अगर माइनस में आ गया दोस्तों तो क्या माना जाएगा? त्याग माना जाएगा। तो वो भी खास बात याद रखिएगा कि आज प्रश्न में लाभ की जगह एक साझेदार को क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। अब ऐसे तो हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं कि अगले वाले को कितना लाभ होने वाला है। कैसे? तो देख सकते हैं, जो छोड़कर जा रही है सिद्धि, वो अपना कितना भाग छोड़कर जा रही है, कितना भाग त्याग करके जा रही है? तो 2/10 भाग त्याग कर रही है। कौन? सिद्धि, जो छोड़कर जा रही है। और जो विजय है उसको भी कितना त्याग हो रहा है? 1/10। तो 2/10 और 1/10 कितना हो गया? 3/10। तो अभी से हम जान सकते हैं कि जो लक्ष्मी है उसको 3/10 भाग का क्या होगा? लाभ होगा। फिर भी आपके तसल्ली के लिए हम निकाल लेते हैं लक्ष्मी का लाभ। लक्ष्मी का नया भाग है 3/5 और पुराना भाग है 3/10। लसा फिर से कितना आएगा? 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 3 एकम 3। आप देख सकते हैं 3/10 आया दोस्तों। ये ऐसा हम पहले से कैसे पता कर सकते हैं? ये मैंने आपको पार्ट 5 में बताया है कि तीनों को मिलाकर 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ से सिद्धि निवृत्त हो रही थी तो उसका त्याग 2/10 था। विजय का भी त्याग ही आया, लाभ नहीं आया। त्याग, भले हमने लाभ के सूत्र का उपयोग किया लेकिन माइनस में आया तो उसका भी त्याग आया। तो 2/10 और 1/10 कितना होता है? 3/10। तो हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि लक्ष्मी का क्या आने वाला है? लाभ आने वाला है। और कितना आने वाला है? तो 3/10 ही आएगा। हमने चेक भी कर लिया, 3/10 आया। अब दोस्तों चालू साझेदार में से भी एक को क्या हो गया है? त्याग हो गया। तो हमारा जो कॉमन रोजनामचा है ख्याति का, वो कॉमन रोजनामचा आ जाएगा। और कॉमन रोजनामचा क्या है? तो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाता उधार और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाता जमा। क्या रोजनामचा था कॉमन, जो पूरे पाठ में आप यूज कर सकते हैं? लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाता उधार। ऐसे रोज होता है चालू साझेदार के पूंजी खाता उधार, लेकिन चालू साझेदार विजय और लक्ष्मी है, उसमें से सिर्फ आज लक्ष्मी ही उधार होगी क्योंकि विजय को कोई लाभ नहीं हुआ है, उल्टा उसे त्याग हुआ है। तो उसे ख्याति लाना नहीं है, उल्टे उसे ख्याति मिलेगा। ख्याति सिर्फ कौन लाएगी? तो लक्ष्मी सिर्फ लेकर आएगी। और किन किन लोगों को मिलेगा? तो सिद्धि पीढ़ी छोड़कर जा रही है उसको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ विजय को भी त्याग हुआ है तो विजय को भी मिलेगा। यानी ख्याति का जो रोजनामचा होगा कुछ इस तरह से होगा।
लाभ प्राप्त करने वाली कौन है? सिर्फ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार। और त्याग करने वाले कौन कौन है? तो विजय, विजय के पूंजी खाते का, और सिद्धि, वो पेढ़ी छोड़कर जा रही है, सिद्धि के पूंजी खाते का। कितना कितना? तो उसके लिए दूसरा ही है, पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 60,000 से किया गया। पेढ़ी का ख्याति कितना दिया हुआ है? 60,000। अब 60,000 में से जिसको जो लाभ हुआ है उस प्रमाण में वो ख्याति लाएगा, और जिसको त्याग हुआ है वो अपना उस प्रमाण में लेकर जाएगा। तो एल को क्या हुआ है? लाभ हुआ है, तो एल ख्याति लेकर आएगी लक्ष्मी। कितना? तो 60,000 गुणे कितना लाभ हुआ है उसको? 3/10। तो कितना उस हिसाब से? 18,000। और इन लोगों का कितना कितना? तो 60,000 गुणे विजय का कितना त्याग हुआ था? तो विजय का त्याग हुआ था 1/10, तो उस हिसाब से 6,000। और सिद्धि का कितना त्याग है? तो 60,000। ऐसे तो आप डिफरेंस से भी निकालेंगे, 18,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो भी 12,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको हल करना है तो 60,000 गुणे सिद्धि का जो त्याग का प्रमाण है, सिद्धि अपना पेढ़ी में कितना छोड़कर जा रही है? तो 2/10 भाग छोड़ के जा रही है। ये भी करेंगे तो 12,000 आएगा। तो खास बात क्या है दोस्तों? तो खास बात इतनी ही है कि लाभ ज्ञात करते समय एक का त्याग आया है, तो आपको पता ही है, मैंने कॉमन रोजनामचा आज नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि कभी भी ऐसा होगा, मैंने नोट करके लिखवाया ही था कि लाभ ज्ञात करते समय किसी साझेदार को त्याग होगा, तो आप रोजनामचा आपको याद रखना है, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाता उधार और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाता जमा, जो भी उनका लाभ और त्याग का प्रमाण होगा वो। और ये कॉमन रोजनामचा पूरे पाठ में यूज कर सकते हैं। अगर दोनों का लाभ आएगा तो दोनों के दोनों उधार हो जाएंगे और सिर्फ एक ही जमा होगा, होता भी है। तो यही इस सवाल की खास विशेषता है। बाकी आगे जैसे हम करते हैं वैसे ही है। विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, इस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। विनियोग की बाजार कीमत कितने हैं दोस्तों? 40,000 है, और उसे कौन ले जाएगा? सिद्धि ले जाएगी। तो सिद्धि लेने वाली है, सिद्धि के पूंजी खाता उधार, और विनियोग जाता है विनियोग खाते का। तो पूंजी खाते के उधार में विनियोग लिख देंगे और नए पक्ष की तरफ में विनियोग नहीं आएगा। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, बाजू वाले पेज पर पेज नंबर 267 पर विनियोग दिया हुआ है 60,000, 60,000। पाठ 5 में भी ऐसा था, आहना ले जाएगी। वैसे ही अभी भी कौन ले जाएगा? सिद्धि ले जाएगी। तो सिद्धि के पूंजी खाते के उधार में विनियोग लिखेंगे, और विनियोग के खाने में हम लिख देंगे कितना? 40,000, मतलब सिद्धि के खाने में लिख देंगे 40,000। लेकिन हम चेक करेंगे जब पक्की तलपट में, तो विनियोग कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है, और सिद्धि कितने में ले जा रही है? 40,000 में। तो आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ। 60,000 का विनियोग, सिद्धि 40,000 में ले जा रही है, तो हमें 20,000 का क्या हुआ है दोस्तों? नुकसान हुआ है। अब उसके लिए विनियोग कमी वृद्धि फंड आपको दिखाई देगा कितना? 15,000। तो 20,000 का नुकसान हुआ, उसके सामने 15,000 का फंड है, तो 5,000 बच नहीं रहा है, 5,000 कम पड़ रहा है। वो 5,000 हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता के उधार में। ठीक है दोस्तों, तो आप लगा दीजिए विनियोग पर और विनियोग वृद्धि कमी फंड दोनों पर नंबर 3। उसके बाद चौथा, देनदारों में 3,000 डूबत ऋण करना है और 5% डूबत ऋण अनामत करना है, तो आप लगा दीजिए देनदार पर नंबर 4। पांचवा, बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसके लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 अधिक आंकी गई है। दोस्तों इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अधिक मतलब समझ लेते हैं लाभ, अधिक है नहीं दोस्तों, अधिक आंका गया है यानी अधिक लिख दिया गया है। बाजार में जो कीमत चल रही, बही में दर्शाए यानी आपके जो चौपड़े में जो आपने स्टॉक दर्शाया है, वो जो उसकी रियल में जो उसकी लागत कीमत है उससे 1,000 अधिक आंक लिया गया है, मतलब गिन लिया गया है। तो जितनी कीमत है उससे अगर हमने ज़्यादा गिन लिया है तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। क्या क्या एंट्री होगी? तो स्टॉक में से माइनस करेंगे और पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। तो आप लगा दीजिए स्टॉक पे नंबर 5। छठा, कारीगर मुआवजा का 7,000 का दावा मंजूर किया। तो ये आपके लिए नया नहीं है दोस्तों, आप जानते ही है। कारीगर मुआवजा फंड कितना दिया हुआ है? 17,000, बाजू वाले पेज पर 17,000 पर नंबर 6 जब आप लगाएंगे तो 17,000 में 7,000 का हमने दावा स्वीकार किया, जो पूंजी दायित्व में लिखेंगे। कारीगर अकस्मात दावा 7,000, 17 में से 7 माइनस भी कर देंगे तो कितना बचेगा? 10,000। 10,000 को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे। उसके बाद सिद्धि को 12,000 रोककर चुकाने हैं, तो पूंजी खाते के उधार में रोककर लिख देंगे, सिद्धि के खाने में 12,000 लिख देंगे। और बाकी का रकम क्या करेंगे? हम नहीं भी लिखा है तो भी क्या करेंगे? लोन के रूप में रख देंगे। आज भी रोकड़ खाता मैंने नहीं बनाया है क्योंकि उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ रोकड़ चुकाया है तो 12,000 उतना रोकड़ में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप लगा दीजिएगा रोकड़ पे भी नंबर 7। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बारी बारी से उसको सॉल्व करते हैं और एक बार फिर से देखते हैं अच्छी तरह से।
तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने खाते बना दिए हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाते में नाम है विजय, लक्ष्मी और सिद्धि, उनका अनुपात है 5:3:2, जिसमें से आपको याद रखना है कि कौन निवृत्त हो रहा है, तो सिद्धि निवृत्त हो रहा है। ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे चलेगा, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद सबसे हमारा पहला स्टेप, पूंजी खाते के जमा में हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो कितना कितना है, तो 85,000, 64,000 और 71,000। 85,000, 64,000 और 71,000, ये पूंजी का शेष हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर के स्टेप में हम अनामत बांटते हैं। तो अनामत में पहला अनामत कौन सा है, विनियोग वृद्धि कमी फंड। उस पर कौन सा समायोजन है दोस्तों, तीसरा समायोजन है। तो हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। विनियोग की बाजार कीमत 40,000 हुई, इस कीमत पर विनियोग कौन ले जाएगा, सिद्धि ले जाएगी। तो सबसे पहले इसका रोजनामचा बोलने की कोशिश करते हैं। सिद्धि लेने वाली है, तो लेने वाला क्या होता है, उधार, तो सिद्धि लेने वाली है। सिद्धि के पूंजी खाता उधार और विनियोग जाता है विनियोग खाते जमा। तो पूंजी खाते के उधार में हम लिख देंगे विनियोग, सिद्धि के खाने में कितना में ले जाती है वो 40,000 में। अब दोस्तों पक्की तलपट में जाकर, संपत्ति लेना में जाकर हम चेक करेंगे कि विनियोग पहले से है कितना। तो विनियोग पहले से कितना है 60,000। अब पक्की तलपट में तो नहीं आएगा, लेकिन हमें देखना है कि हमें नुकसान हुआ है कि लाभ, उसके लिए हमें तुलना करना पड़ेगा। तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में विनियोग दिया हुआ है 60,000 और सिद्धि ले गई है 40,000 में, मतलब 20,000 का नुकसान हुआ है। और 20,000 के सामने विनियोग वृद्धि कमी फंड है 15,000, यानी बचने की तो दूर की बात है, 5,000 का हमें क्या हुआ, अतिरिक्त एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, कम पड़ गया है नुकसान को पहुंचने के लिए। तो यानी कि 20,000 का नुकसान हुआ और हमारे पास अनामत था 15,000 ही, तो हमें एक्स्ट्रा नुकसान जो हुआ है वो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार में। हाँ, अगर 25,000 दिया होता विनियोग वृद्धि कमी फंड, तो 20,000 का नुकसान करने के बाद भी हमें 5,000 बचता और 5,000 हम क्या करते हैं, यहाँ पे बांट देते। लेकिन 5,000 बचा नहीं है दोस्तों, 5,000 कम पड़ गया है, तो वो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में विनियोग खाते लिखकर 5,000। तो इस तरह से हमारा एक समायोजन भी हो गया। उसके बाद कारीगर मुआवजा फंड दिया हुआ है अनामत के रूप में। अभी हम दूसरा ही स्टेप कर रहे हैं अनामत बांटने वाला, लेकिन उस पर भी समायोजन है। कौन सा, छठा, कारीगर मुआवजा का 7,000 का दावा मंजूर किया, वो हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी दायित्व में। कारीगर अकस्मात दावा 7,000 और अनामत कितना है दोस्तों आपके पास, अनामत है 17,000। 17,000 में से आप 7,000 का दावा स्वीकार भी कर ले रहे हैं तो भी कितना बचेगा, तो 10,000 बचेगा। तो कारीगर अकस्मात अनामत 10,000 को बांट देंगे 5-3-2 में, तो 5,000, 3,000 और 2,000। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, यानी स्टेप नंबर 1 में हमने शेष आगे लाइन लिख दिया, स्टेप नंबर 2 में अनामत बांट दिया, उस पर जो समायोजन था वो भी हमने देख लिया। अब स्टेप नंबर 3 में 3 नाम चेक करना है। संपत्ति में जाकर आपको ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार शेष, लेकिन संपत्ति नाम में इन तीनों में से कोई नाम नहीं है, यानी आपका जो तीसरा स्टेप है वो स्किप हो जाएगा, यानी वो आज नहीं आएगा। अब हम बारी बारी से समायोजन पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। तो पहला समायोजन था विजय और लक्ष्मी का लाभ हानि का नया प्रमाण 2:3 है, तो उसकी सहायता से पुराना और नया दोनों दिया। तो हमने क्या निकाला था, लाभ। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जब हमने लाभ निकाला था तो विजय का लाभ के बदले में क्या आया था, त्याग आया था। और जब किसी साझेदार को लाभ के बदले में त्याग हो तो ख्याति का जो रोजनामचा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाता उधार और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते जमा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ख्याति की बात कर रहा हूँ। तो नंबर 2 में पेढ़ी का ख्याति 60,000 दिया था, उस 60,000 की ख्याति को हमने कुछ लाभ और त्याग के प्रमाण में कुछ इस तरह से हमने बांट दिया है, जिसमें सिर्फ लक्ष्मी को लाभ हुआ तो लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार और विजय और सिद्धि को त्याग हुआ है तो विजय और सिद्धि के पूंजी खाते जमा। मैंने ये रोजनामचा भी लिखा है, आप भी इसे हमेशा लिख दीजिए, ऐसे लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने लिख लिया है। तो लक्ष्मी के, अब इसकी खतौनी करते हैं, लक्ष्मी के पूंजी खाते के उधार में जाएंगे और क्या नाम लिखेंगे, वी के पूंजी खाते और एस के पूंजी खाते, बी और एस के खाने में डैश, और लक्ष्मी के खाने में हम कितना कितना लिखेंगे, 6,000 और 12,000। यानी जिसका खाता उधार है उसके खाने में ही रकम लिखना है, बस नाम सामने वाले का लिखना है। अब वी और एस के जमा में जाएंगे और नाम लक्ष्मी का लिखेंगे, लेकिन जिसका नाम लिखेंगे उसके खाने में डैश और वी के खाने में 6,000 और एस के खाने में 12,000। तो इस तरह से होगा कि लक्ष्मी ख्याति लाकर देगी, किसको लाकर देगी, तो विजय को और सिद्धि को, और विजय और सिद्धि को ख्याति मिलेगा।
तो हमारा पहला दूसरा समायोजन हो गया, तीसरा ऑलरेडी विनियोग वाला हमने कर दिया है और छठा भी हमने कर दिया है। तो अब चौथे पे आते हैं, देनदारों को 3000 डूबत ऋण करना है और 5% डूबत ऋण अनामत करना है। तो बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले देनदार कितना दिया है दोस्तों, 23000 माइनस डूबत ऋण कितना करना है, डूबत ऋण 3000, 23000 में से 3000 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 20000 माइनस डूबत ऋण अनामत कितना परसेंट, तो 5%, तो कितना होगा 1000, बाहर घटाएंगे तो कितना होगा 19000। क्या किया है, तो पहले हमने समाजन पढ़ा, समाजन में क्या लिखा है 3000 डूबत ऋण और 5% डूबत ऋण अनामत गिनिए। तो पहले हमने 23000 में से 3000 घटाया तो कितना आया 20000 और 20000 का 5% किया तो कितना आया 1000, बाहर कितना आएगा 19000। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो उनका भी 19000 ही है बाहर, यानी उनका भी डूबत ऋण अनामत 4000 है सब मिलाकर, तो बाहर 19000 ही है, हमारा भी 19000 ही है। किताब में कई बार दर्शाया होता है ये बताकर कि भाई डूबत ऋण के सामने हम डूबत ऋण अनामत 4000 रखें तो 1000 का हमारा फायदा हुआ, तो 1000 यहाँ लिखकर और फिर डूबत ऋण अनामत जो 1000 वहाँ लिखा है वहाँ, उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देख लेना है कि पहले से देनदार कितने थे, घटाने के बाद 19000 आप पक्की तलपट के संपत्ति में देख सकते हैं, और हमारा भी कितना हो रहा है 19000 ही हो रहा है, यानी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है। तो दोनों जगह एंट्री करने से अच्छा कि हम एंट्री करेंगे ही नहीं। अब आपके मन में आएगा कि समाजन की 2 एंट्री नहीं हुई, समाजन की तो हमेशा 2 एंट्री होती है, आज एक ही एंट्री की हुई है। तो आप भी चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डूबत ऋण अनामत 0 या डूबत ऋण अनामत 0 करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका भी 19000 है और हमारा भी सब घटाने के बाद 19000 ही आया है, यानी संपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि कमी नहीं हो रही है, यानी हमें लाभ या नुकसान नहीं हो रहा है। उसके बाद टॉपिक नंबर 5, बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसके लागत कीमत की अपेक्षा हमने क्या कर लिया है 1000 अधिक गिन लिया है, तो क्या होगा नुकसान। स्टॉक पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में स्टॉक खाते 1000 और संपत्ति लेना में जो स्टॉक दिया हुआ है पहले से कितना दिया हुआ है, तो 35000 दिया हुआ है, वो 1000 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34000। उसके बाद समायोजन नंबर 6, कारीगर मुआवजा का दावा वो हमने कर लिया। 7वां, सिद्धि को 12000 रोककर चुकाने हैं, तो रोककर चुकाने हैं तो कहाँ पे लिखेंगे, किस तरह से रोजनामचा बनेगा, तो सिद्धि को चुकाना है और पेढ़ी में से रोककर जाएगा, तो रोजनामचा होगा सिद्धि लेने वाली है, सिद्धि के पूंजी खाता उधार रोककर जाता है, रोककर खाते जमा। खतौनी करेंगे तो सिद्धि के पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे रोककर खाते, सिद्धि के खाने में कितना चुकाना है सिद्धि को, तो 12000, तो 12000 लिख देंगे, और रोकड़ खाते के जमा में लिखेंगे। अगर हम रोकड़ खाता बनाए होते तो रोकड़ खाते कहाँ लिखते हैं, जमा में लिखेंगे। छोटी सी सिंगल एंट्री थी, उसके लिए मैंने रोकड़ नहीं बनाया, तो हम डायरेक्ट रोकड़ में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप भी नहीं बनाएंगे तो चलेगा, बुक में भी नहीं बनाया होता है। रोकड़ दिया हुआ है 36000, उस 36000 में से 12000 जो सिद्धि को चुकाना है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 24000। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हो गया। अब हम सभी खातों को बारी बारी से बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम सिद्धि की लोन निकालेंगे। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन बंद करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन का आज उधार का योग ज़्यादा आ रहा है 6000, जमा में कम पड़ रहा है, जमा में कम पड़ रहा है तो क्या कहलाएगा हानि, जो हम कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते। किसके किसके पूंजी खाते, तो तीनों साझेदार विजय, लक्ष्मी और सिद्धि के पूंजी खाते। कितना, तो 6000, 6000 को पुराने अनुपात 5, 3, 2 में बांटेंगे तो 3000, 1800 और 1200 यहाँ पे जमा में आया है, तो उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे उधार में। पुनः मूल्यांकन हानि 3000, 1800 और 1200। अब दोस्तों पूंजी खाता बंद करने की बारी आई। तो पूंजी खाता में मैंने आपको क्या बताया है, जो निवृत्त हो रहा है उसका खाता सबसे पहले बंद करेंगे। तो निवृत्त कौन हो रही है, सिद्धि। सिद्धि का टोटल करेंगे तो कुछ आएगा 85000। अब सिद्धि को जो रोककर चुकाना था वो तो हमने चुका दिया, बाकी की जो रकम बचेगी वो सिद्धि की लोन कहलाएगी, क्वेश्चन मार्क। तो 85000 में से आप माइनस करेंगे 40000, 12000 और 1200, तो आएगा 31800। जो हम कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व में लिख देंगे एस की लोन 31800, और बाकी साझेदारों का भी अब पूंजी खाता बंद कर देंगे। तो पहले वाले का 96000, दूसरे वाले का 67000, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको शेष आगे ले गए
क्वेश्चन मार्क, पहले वाले का 93,000 और दूसरे वाले का 47,200। शेष कैसे निकालते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें से माइनस करना होता है। तो 96,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 93,000 और 67,000 में से 6,000, 12,000 और 1,800 माइनस करेंगे तो 47,200। पूंजी को हम पूंजी दायित्व में लिख देंगे, पूंजी किसका किसका, तो विजय का और लक्ष्मी का। कितना कितना, तो 93,000 और 47,200। कितना होगा, तो 1,40,200। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पक्की तलपट चेक करेंगे कि पक्की तलपट में क्या बाकी रह गया है। तो पक्की तलपट में आप ध्यान से देखेंगे तो पूंजी हो गया है, विनियोग वृद्धि कमी फंड हो चुका है, कारीगर मुआवजा फंड हो चुका है, लेनदार और प्रोविडेंट फंड बाकी है। तो वैसे का वैसा लेनदार 56,000 और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ 42,000। उस तरफ आप चेक करेंगे तो ज़मीन मकान बाकी है, तो वैसे का वैसा जो बाकी है वो सेम टू सेम, क्योंकि बाकी इसीलिए है क्योंकि उस पर कोई समायोजन नहीं था, 1,30,000। उसके बाद यंत्र बाकी है तो वो भी वैसे का वैसा 70,000। विनियोग हो चुका है, विनियोग सिद्धि ले गई थी तो वो हो गया है। स्टॉक भी हमने लिख दिया है, देनदार भी लिख दिया है, रोकड़ भी लिख दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम योग लिख देते हैं, तो दोनों तरफ का जब योग करेंगे तो 2,70,000, 2,70,000, 2,77,000। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें विशिष्ट बात ये था कि लाभ ज्ञात करते समय एक साझेदार को, एक चालू साझेदार को त्याग हो रहा था, मतलब उसे ख्याति लाना नहीं था, उसे भी ख्याति मिलने वाली थी। ठीक है, तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसकी तरह उदाहरण कौन सा है वो देख लेते हैं। तो इसकी तरह दोस्तों उदाहरण नंबर 14 है, पेज नंबर 232 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यस, तो उदाहरण नंबर 14, 13 लास्ट टाइम हमने किया था। उदाहरण नंबर 14 पेज नंबर 232 जो सेम टू सेम इसकी तरह ही है, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।